क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त बंगाल, बंगाल में है वीरभानपुर, यहां याद रखिएगा ये वाला क्षेत्र, ठीक, वीरभानपुर, यहां से भी कुछ आपको एविडेंस मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा उड़ीसा का जो क्षेत्र है, यानी ये नीचे वाला पार्ट उड़ीसा, उड़ीसा में कुचाई एक जगह है, कुचाई, यहां से भी आपको उपकरण कुछ मिलेंगे। इसके अतिरिक्त एक क्षेत्र और है जो उड़ीसा से ही रिलेटेड है, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, ये भी क्या है, उड़ीसा से संबंधित है। यहां से भी हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्लियर हो गया होगा। अब आइए थोड़ा सा नीचे वाले बात कर लिया जाए, फिर हम लोग आएंगे यूपी को देखेंगे क्या स्थिति रही है यूपी की, कि यूपी में भी कुछ ऐसा रहा है या नहीं, ठीक। अब यहां देखिए नीचे वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं बच्चा, याद रखिएगा, जिसे दक्षिण का क्षेत्र कहते हैं, ठीक। यहां पर आपको बहुत अलग टाइप के उपकरण दिखेंगे। यहां के जो उपकरण हैं वो दुधिया रंग के हैं, मतलब ये कि जैसे हम लोग जब बचपन में स्लेट पर लिखते थे ना चाक, ठीक, तो कलर उसका वैसे है, यानी जो उपकरण यहां से मिले हैं दुधिया रंग के उपकरण मिले हैं। कहां से, दक्षिण भारत के, और उपकरण किस काल के हैं, मध्यपाषाण काल के हैं। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र हैं वो देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र आता है नागार्जुन कोंडा, नाम सुना होगा, वर्तमान में भी आंध्र प्रदेश नागार्जुन कोंडा, ठीक। इसके अलावा रेनीगुंटा, फिर रिपीट कर रहा हूं, नागार्जुन कोंडा, रेनीगुंटा, गुंटा। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, कर्नाटक का जो क्षेत्र है संगनकल्लू, कर्नाटक संगनकल्लू। क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहां तक? मैंने बोला है आंध्र प्रदेश नागार्जुन कोंडा, रेनीगुंटा, ये दो हो गए, फिर मैंने बोला है कर्नाटक में संगनकल्लू। क्लियर, आगे बढ़िए, हो गया होगा, लिख लिया होगा, ठीक। यहां बस मैं आपको ये इंडिकेट कर रहा हूं कि बच्चा हो क्या स्थिति यहां की रही है। अब जो यहां पर हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं, इसको अति महत्वपूर्ण में रखिएगा। जो क्षेत्र हम बात करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ऊपरी विंध्याचल या उत्तर प्रदेश का पार्ट। अब देखिए विंध्याचल पर्वत यही होगा और यूपी यहीं से शुरू हो जाता है, तो यानी विंध्याचल का ऊपर वाला हिस्सा और उत्तर प्रदेश का जो है नीचे वाला हिस्सा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो मिर्जापुर है, ठीक, इसके अलावा वर्तमान जो इलाहाबाद पहले था अब हो गया है प्रयागराज, ये जो क्षेत्र हैं वो इसी की श्रेणी में आते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर जितने भी साइट्स हैं सब महत्वपूर्ण हैं, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, और खासकर जिनको उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में बैठना है उनके लिए तो और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी अदर स्टेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। क्यों? क्योंकि यहां से अलग अलग टाइप के उपकरण मिले हैं और कुछ अन्य साक्ष्य भी मिले हैं। क्या हैं उसको आइए हम देखते हैं। पहला क्षेत्र है मोराहना पहाड़, समझिएगा, मोराहना पहाड़। दूसरा क्षेत्र है बगही खोर, बगही खोर। तीसरा क्षेत्र है लेहखहिया, लेहखहिया। याद रहे तीनों पूछे गए हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, तीनों पूछे गए हैं। आईएएस ने तो फिट कर दिया कहानी, आईएएस ने तीन को तीनों पूछ लिया। और ये महत्वपूर्ण क्यों हैं ये समझ लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हैं, शिलाश्रय हैं, शिलाश्रय हैं। अब देखिए यहां पर प्रश्न कैसे बन जाएगा। प्रश्न ये बनेगा बच्चा कि मध्य प्रदेश वाला जो दो दे देगा, कौन कौन से थे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में शिलाश्रय कौन कौन से थे? देखो हवा भाई, हां दो वहां से थे और तीन यहां से थे। ये क्या हैं? शिलाश्रय है ना।
ऐसे ही दिया था, याद रखिएगा, पेपर उठा के देखिएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया था और नीचे कूट बना दिया था, 1 और 2 सही है, 3 और 4 सही है। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग रखिएगा, यहां पर दिमाग खर्च करिएगा। क्लियर हो गया? ठीक, अब आइए यहां थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये जो शिलाश्रय हैं, इनमें से जो एक शिलाश्रय है वह बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर लहखहिया। कौन महत्वपूर्ण है? लहखहिया। याद रहे बच्चा इसको, ये जो है आपका लहखहिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? पहली बात तो ये, इसकी जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई है? पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा होगा। वीडी मिश्रा, वीडी मिश्रा, इन्होंने इसको खोजा। और याद रहे, यहां के शिलाश्रय से कुछ मानव के नरकंकाल मिले हैं। आई रिपीट अगेन, यानी लहखहिया जो शिलाश्रय है वहां से मानव नरकंकाल मिले हैं। यहां पर कहीं कहीं आपको 27 मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको 17 मिलेगा, कि इतने मानव नरकंकाल यहां से प्राप्त हुए हैं। आई रिपीट अगेन, 17 या 27 ये पूछा गया है। देख लीजिएगा उठा करके क्वेश्चन। आप लोग तो देखने से रहे, देखना तो मुझे पड़ता है। क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं। अगला है लहुरा देव। नहीं, लहुरा देव से पहले हाँ आगे देखते हैं चौपानी मांडो। हम लोगों ने बात किया था चौपानी मांडो, इसको देख लेते हैं चौपानी मांडो को। ठीक, पहली बात तो ये समझिएगा, चौपानी मांडो जो है ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ठीक, इसकी जो खोज की गई थी वो बीबी मिश्रा द्वारा की गई थी। बीबी मिश्रा, इन्होंने इसको खोजा और यहां से कुछ चीजें दिखाई देती हैं। यहां से मूलतः 13 झोपड़ियां मिली हैं। क्या मिला है? 13 झोपड़ी, यानी कि मानव यहां निवास कर रहा था। अगर भैया हो मानव ना निवास करता तो कैसे? और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो झोपड़ियां हैं बच्चा, इनका जो आकार था वो अंडाकार था, अंडे की तरह इनकी झोपड़ी थी। क्लियर या नहीं? ठीक, अब देखिए, हाँ पहले पढ़ लो, बीच में मैंने क्या बोला था, बीच में कभी इंटरप्ट मत किया करिए। यहां कहीं दिखा है? अब मैं अभी बता रहा हूं आपको। शिलाश्रय, शिला का मतलब क्या होता है? अरे भाई, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर ना। श्रय का मतलब क्या होता है? निवास। तो भीमबेटका क्या है? गुफा है ना, कि नहीं है? अरे भाई, तो फिर दिक्कत का है कि थोड़ा सा, इसीलिए शुरुआत में बता दिया था ना, उसी से दिमाग खर्च कर लिया करिए। बाकी हम आगे और इसे अभी विस्तार में बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिए। क्लियर? आगे ये समझ में आया, चौपानी मांडो प्रयागराज यानी इलाहाबाद, खोज इसकी बीबी मिश्रा द्वारा की गई। 13 झोपड़ियां मिली हैं, इनका जो आकार है वो क्या है? अंडे की तरह है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, अब आइए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। इसके अतिरिक्त चौपानी मांडो से कुछ चीजें और प्राप्त हुई हैं, जैसे जंगली चावल के साथ। जंगली चावल अंडरलाइन कर लेना, जंगली चावल। दूसरा, हस्त निर्मित मृदभांड। क्या मिला है? हस्त निर्मित मृदभांड। अब प्रश्न ये उठता है कि हस्त निर्मित मृदभांड, बच्चा हो, मृदभांड का मतलब हमने क्या बताया था शुरू में, पहले क्लास में? देखो, गोल।
हाँ, राइट आंसर, मिट्टी के बर्तन। अर्थात जो मानव ने शुरुआत में बर्तन बनाया वो किसके बने हुए थे? हाथ से निर्मित हैं, जो कि हमें कहां प्राप्त होते हैं? चौपानी मांडो में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक चीज और मिला है, अन्नागार, यानी ग्रैनरीज मिली है। अन्नागार का मतलब क्या है? ऐसा स्थान जहां पर अनाज रखा जाता रहा हो। तो क्लियर? अब एक चीज यहां पर और ध्यान में रखना है, यह माना जाता है बच्चा कि जो चौपानी मांडव है ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। आई रिपीट अगेन, जो साक्ष्य यहां से मिलते हैं वो ये दर्शाते हैं कि ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच का काल रहा होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रीजन क्या है यहां पर आप देखेंगे, अन्नागार मिला, तो अन्नागार थोड़ी है पूरा पाषाण काल में, कहां है? नहीं है, इसका मतलब उसके बाद वाला काल होगा। ठीक, इसके अलावा जो पूरा पाषाण काल है वहां पर तो मानव कहीं अस्थायी निवास तो कर नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये बाद वाला काल होगा, यानी मध्य पाषाण काल का होगा। ठीक, अब देखिए एक बात और समझिएगा कि यह माना जाता है, इसीलिए जो ये दो हमने स्थिति बताई है बच्चा, कि पूरे विश्व में जो प्राचीनतम जो है आप ये कहें मृदभांड मिले हैं, अर्थात मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो कहाँ के हैं? चौपानी मांडो के हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक बोलना नहीं तुम लोग, चाहे जो कर डाला। ठीक, अगला आइए जरा देखते हैं थोड़ा सा और कुछ साइड से। अगला चौपानी मांडो, ये भी हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था। चौपानी मांडो ये भी कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक, इसकी भी खोज, सॉरी चौपानी मांडो हो गया ना कि नहीं हुआ है? अरे बोलते नहीं हैं आप लोग। सराय नाहर राय सराय नाहर राय, ठीक, सॉरी, इसको देख लीजिए, सराय नाहर राय। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसकी खोज जो की गई है केसी ओझा नामक एक व्यक्ति है, उन्होंने किया था। केसी ओझा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं ये आप समझिए थोड़ा सा। सराय नाहर राय की जब बात करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर, और ये भी याद रखिएगा, ये भी इलाहाबाद में ही है। क्लियर याद रहे, इलाहाबाद। और यहाँ से जब आप इलाहाबाद से इधर वाले क्षेत्र में बढ़ेंगे, जो भी इलाहाबाद गया होगा, ठीक, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र इसे माना जाता है, यानी प्रतापगढ़। एक्चुअल जो इसका जो है स्थान है वो है क्या? प्रतापगढ़। तो याद रहे, गढ़ यानी सराय नाहर राय, प्रतापगढ़। ठीक, शुरुआत में जब प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं था तो इलाहाबाद के ही अंतर्गत आता था, लेकिन अब वर्तमान में ये प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक, एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूं बच्चा, पहले सराय नाहर राय को देख लीजिए। ठीक, यहां सबसे जो क्वालिटी है 14 सवाधान मिले हैं। यहां से क्या मिले हैं? 14 सवाधान। ठीक, दूसरी बात, 8 गर्त चूल्हा मिला है। चूल्हा क्या होगा? चूहा नहीं, चूल्हा यानी खाना बनाने वाला, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, अब देखिए एक लाइन और है, उसे अंडरलाइन जरूर करिएगा बच्चा। यहां पर हमें एक कब्र मिली है जहां से एक साथ 4 मानव दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां से एक ऐसी कब्र हमें मिली है जहां से एक साथ 4 मानव के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात 4 मानव के नरकंकाल मिलते हैं। ठीक, अब देखिए एक बात यहां थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि क्या चारों व्यक्ति एक ही बार में थोड़ी मर गए होंगे?
इसका मतलब क्या है, यहाँ पर किसी के द्वारा आक्रमण किया गया होगा और यहीं उनकी हत्या कर दी गई होगी। ठीक, हत्या कर दी गई होगी, वहीं शव वो पड़ा हुआ है। अर्थात प्राचीनतम आक्रमण के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, सराय नाहर राय से मिलते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। समझ में आया है कि नहीं आया, हमको ये बताइए, फिर हम आगे बात करें। नहीं समझ में आया क्या मैंने बोला है, क्या नहीं सर, समझ में आया या नहीं? ठीक, आ गया, अच्छी बात है। अब एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, एक क्षेत्र और है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, और उसको यहां समझिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला आता है महदहा। क्या है? महदहा। महदहा, अब इसको समझिए, महदहा क्यों फेमस है? यहां से हमें बूचड़ खाना मिला है। बूचड़ खाना जानते हैं कि नहीं? बूचड़ खाना, अरे बूचड़ खाना नाम सुना है कि सुना ही नहीं? हाँ, बूचड़ खाना मतलब कहां, जहां पर क्या होता हो, पशुओं को काटा वाटा जाता हो, वही होता है बूचड़ खाना। ठीक, अब देखिए एक बात और, यहां से आपको सिल और लोढ़ा मिला है। सिल लोढ़ा, अब आप कहोगे सर फर्जी चीजें बता रहे हैं, सिल लोढ़ा मिला है, बच्चा हो इसी में से पूछ लेता है, आदमी ऐसे घूमेगा कि यहू कुछ था कि नहीं था। अब देखिए एक बात और समझिए, युग्म समाधि मिली है। युग्म समाधि, इसका क्या अर्थ हो रहा है बच्चा, युग्म समाधि का? जी, कौन बताएगा? क्या? दो लोगों को एक साथ नहीं दफन किया गया है। जब युग्म समाधि की बात आएगी तो स्त्री पुरुष जरूर याद रखिएगा कि यानी ऐसा स्थल हमें प्राप्त हुआ है, महदहा जिसे कहते हैं, जहां से हमें स्त्री और पुरुष को साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। अब देखो ये किस चीज को दर्शा सकता है, दिमाग तो चलाओगे नहीं? हाँ, याद रखिएगा, हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो, क्योंकि हमने आपसे शुरू में कहा था कि पत्थर के उपकरण हैं और हड्डियां हैं, 100 हैं, उसी के आधार पर इनके बारे में जानकारी आप प्राप्त करोगे। तो इसलिए ऐसा माना जाता रहा है कि हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो। इसके अतिरिक्त 13 नर कंकाल मिले हैं, ये भी देख लेना, 13 नर कंकाल। आप लोग सोच रहे होंगे इतने तो नर कंकाल हो गए हैं कि हो जाए आदमी कंफ्यूज। कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए तो अलग अलग हम लिखवा रहे हैं आपको। ठीक, अब देखिए यहां से सींग निर्मित, सींग से बनी हुई, सींग मतलब समझ रहे हैं ना, बैल का सींग। अरे सींग मतलब जानते हो कि नहीं? ये, अरे भाई सींग नहीं जानते हो क्या? हाथी, हाथी, हाथी के पास सींग कहां होता है भाई? गधे के पास सींग होता है कि नहीं होता है? ये देखो जरा, ये देखो, इनका एक नया स्टेटमेंट लेके आई हैं, कह रही हैं होता है, गधे के सींग होते हैं। पहली बार तो हम भी सुन रहे हैं। ठीक, अरे मुहावरा है भाई, उसको पढ़ोगे हिंदी में तो मिलेगा। ठीक, आगे आप देखिए, थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां से आपको सींग निर्मित उपकरण मिलते हैं या माला मिलते हैं, ठीक, या कुंडल मिलती है। अगला दमदमा, नेक्स्ट दमदमा, ये भी फेमस है। क्यों फेमस है ये देखिए, यहां से 41 मानव शवाधान मिले हैं। कितना? 41 मानव शवाधान। अभी तक तो इतना ये डिजिट तो नहीं आई थी कि आई थी?
अरे कहाँ आई, अभी तो मिली ही नहीं इतनी सारी। याद रखना क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक, दमदमा से 41 मानव समाधान मिला है। इसके अतिरिक्त यहां एक बात और है जो कि आपको समझने की जरूरत है। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं, जिसे सामान्य शब्दों में त्रिमानस समाधि के नाम से जाना जाता है। कहां से मिला है? दमदमा। क्या मिला है? त्रिमानस समाधि, अर्थात कि एक कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। क्लियर? इसके अलावा हाथी दांत का जो है वो माला वाला सब प्राप्त हुआ है, वो तो एक अलग का मुद्दा है। ठीक, एक प्लेस और है जो कि, और हाँ एक बात और समझ लीजिएगा आप कि ये महदहा और दमदमा ये दोनों कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में हैं। याद रहे कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ यूपी। इलाहाबाद से थोड़ा सा और कहाँ होगा? हाँ, इलाहाबाद से आगे। ठीक, सही बात है। एक कहावत है, आपने तो बहुत अच्छा कहावत कर दिया, अब सुन लो, कहावत भी बहुत अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है सुनने में। कहावत सुना है कि नहीं? सारा रामायण खत्म तब भी पता ही नहीं चला कि सीता की शादी आखिर हुई किसके साथ थी। तो ऐसा ना करिए भाई, गजब हो जाएगा। हाँ ठीक, ये यहीं से दमदमा से। अरे भाई एक साथ 3 व्यक्तियां जो है मानव के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। कहने का मतलब ये है यहां पर। क्लियर? क्या नहीं सर? अच्छा ये बता, यहां पति पत्नी और बच्चा ने इतना दिमाग मत खर्च करिए, अगर ऐसा कुछ होता तो हम बता देते। गजब कहानी है भाई, मतलब 3 हो गए तो बच्चा ही होगा। गलत है ये सब। हमेशा पहले बात सुनिए, इसका मतलब आपने जोड़ा शब्द उपयोग ही नहीं किया होगा। जोड़ा का मतलब क्या होता है? कहीं बहुत अच्छा जोड़ा है, शादियों में आप जाते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत अच्छा जोड़ा लग रहा है, यानी जो दूल्हा और दुल्हन है वो अच्छे हैं, यही तो होता है ना। तो कम से कम दिमाग खर्च किया करिए, कोई बात नहीं। अगला आइए, नेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण है, देखो मुस्कुराए रहो। एक और है, लहुरा देव, नाम सुना होगा इसका, सुने नहीं? लहुरा देव संत कबीर नगर। लहुरा देव लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया? कहां है ये? संत कबीर नगर में ये है। संत कबीर नगर कहां है? यूपी में। ठीक, अपना अपना देखो, किसी दूसरे का स्थान ना बताओ। ठीक, लहुरा देव संत कबीर नगर। क्लियर हो गया? ये क्यों महत्वपूर्ण है ये आप देखिए। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, यहां समझे रहिएगा, याद रखिएगा, इन फ्यूचर के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और मैं ये चेक करूंगा कि कितना दिमाग आपके पास है। इसलिए लहुरा देव को कंसंट्रेट करना, क्योंकि आपको वहां सिमिलरिटी दिखाई देगी कुछ, इसलिए ध्यान रहे। लहुरा देव संत कबीर नगर यूपी, यहां से भारतीय उपमहाद्वीप में, शब्द समझ लीजिएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा इस बात को, आई रिपीट अगेन, सबसे पहली बार कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, अर्थात चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अगर कहीं से मिला है तो वो कहां से मिला है? लहुरा देव से मिला है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक, अलग अलग आयोग द्वारा।
कि सबसे प्राचीनतम कहां से मिला है। अब यहां समझिएगा टाइम पीरियड, ये बताइए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कौन से जो है काल की बात कर रहे हैं, गोल मध्य पाषाण काल। तो कितना होना चाहिए इसका जो टाइम है, टाइम, अरे 9,000, ठीक। तो याद रखिएगा कि यहां जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो 9,000 या 8,000 के आसपास के हैं बीसी, यानी ओ शिट, लाइट को भी जानी थी। जैसा मैंने आपसे कहा, लाइट चली गई थी, तो मैं वही कह रहा था कि यहां पर आपको बच्चा बस इतना ही समझना है पूरा का पूरा, ठीक, कि कहां से क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, क्या नई चीज़ें मिल रही हैं, या क्या नया साक्ष्य मिल रहा है। प्रश्न अभी तक इसी तरीके से पूछे गए हैं जब भी पूछे गए हैं। क्लियर। अब देखिए हम इतनी सारी चीज़ें पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ तो आपके दिमाग में तो आ ही रही होगी कि इस समय का जो मानव है वो किस तरीके के कार्य कर रहा है, या मानव ने अपने आप को चेंज किया है। कहने का अर्थ यहाँ पर ये हो रहा है कि हमें यहाँ से जैसे ऊँट की हड्डियाँ भी कहीं कहीं से मिल गई हैं, आप देखेंगे जैसे दमदमा है, महदहा है, सराय नाहर राय है, चौपानी मांडो है, यहाँ से बहुत ही अलग टाइप के साक्ष्य आपको मिले हैं। तो ये सब कुल मिलाकर के जितने साक्ष्य हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है यहाँ पर बच्चा कि जो मानव है, यानी मध्य पाषाण काल का जो मानव है, उसका जो सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, या जो उसके रीति रिवाज हैं, उसके बारे में तो मोटी मोटा चीज़ें पता ही चल रही हैं ना। मतलब ये कि वह जंगली पशुओं का शिकार कर रहा है, जंगली फल फूल इकट्ठा कर रहा है, और उसे चिन्हित करना जान गया है कि क्या चीज़ कहाँ पर उपयोग की जा सकती है। लेकिन एक बात और यहाँ आप समझिएगा कि मानव अभी पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर नहीं हुआ है, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि एग्रीकल्चर के साक्ष्य बहुत कम ही क्षेत्रों से मिल रहे हैं, हर जगह से नहीं मिल रहे हैं। अर्थात ये कि मध्य पाषाण काल का मानव अभी भी भोजन के लिए शिकार पर ही निर्भर था। पहला स्टेटमेंट ये यहाँ से निकल करके आ रहा है। दूसरा एक बात और है कि भीमबेटका से जो हमें चित्र मिलते हैं, यहाँ पर अनाज पर जीने वाले पक्षियों को नहीं उकेरा गया है। अर्थात ये कि ऐसे किसी पक्षी का वहाँ चित्र नहीं बना है जो अनाज के दाने खाकर जिंदा रहता हो, जैसे कबूतर हो गया, गौरैया हो गई, ऐसे कुछ है ना जो कि अनाज के दाने खाते हैं। ठीक। अब देखिए इसके अतिरिक्त यहां से जो भी हमें पक्षियों के या पशुओं के जो है साक्ष्य मिल रहे हैं वो उनका शिकार ही हो रहा था। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आखेटक और खाद्य संग्रहण अर्थव्यवस्था पर आधारित तत्कालीन समाज रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हमको ये बताइए, ये जो हमने अभी आपको बताया है या समझाया है। क्योंकि इसके पश्चात हम लोगों को अब नवपाषाण काल ही करना है। ठीक, तो प्रयास यही करिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि 2 मिनट का टाइम है, एक बार जितने नोट्स हैं आप उनको देख लीजिए। कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा प्लेस या कुछ ऐसी चीज़ें जो ना समझ में आई हों वो हमसे आप पूछ लीजिए, फिर हम नवपाषाण काल की तरफ बढ़ते हैं या उसे पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। तो आप पूछ लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे। कि कल हम लोग नवपाषाण काल, ठीक, प्लस एनसीईआरटी से जो प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये जरूर याद रखिएगा। और प्रश्न जो होंगे
वो शुरुआत से लेकर के और जितना हमने पढ़ाया है, अर्थात नवपाषाण काल भी हो जाएगा, यानी नवपाषाण काल पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं यूपीएससी में, या जो क्वेश्चन और बन सकते हैं, दोनों टाइप के प्रश्न आप लोगों के सामने होंगे। नोट्स आज आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी हमारा काम है आप लोगों के समक्ष चीज़ों को रखना। मैं अपना ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, बाकी आप लोग बेईमानी करें, ईमानदारी बरतें। क्यों? क्योंकि जैसा जो करेगा भैया भरना वैसे ही है। तो मैं यही कहूँगा, मौका मिला है, बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए और अपने आप को साबित करिए कि यस, आप दुनिया से डिफरेंट हैं। यानी भारत में इस समय 135 करोड़ जनसंख्या है, उनमें से आप अलग हैं। क्यों और कैसे अलग हो जाते हैं? जब आप भाई कितने ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में कितने अधिकारी होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 या 1 लाख अधिकारी होंगे। यानी क्या हुआ, आपने उस चीज़ को छोड़ करके अलग वे में अपने आप को शामिल कर लिया। तो चॉइस इज योर। आप क्या करना चाहते हैं ये आपसे बेहतर मैं नहीं बता पाऊंगा। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने मेहनत किया 100% सफलता मिलेगी। ईमानदारी से मेहनत करिए और अपने गोल को अचीव करिए। ठीक, तो ये चीज़ें पूरी समझ में आई हैं आज तक? आज जो हम लोगों ने समझा है, पढ़ा है, ठीक समझ में आई है सबको? बहुत अच्छी बात है। फिर हम कल आगे इस पर चर्चा करेंगे। नवपाषाण काल प्लस हम लोग प्रश्न याद रखिएगा इसे। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जिसके जितने लोग यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, याद रहे इस बात को, ध्यान से इधर देख लो, जिसके 95% प्लस नहीं आते हैं, याद रखिएगा, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ जो है क्लास लूँगा और यही पढ़ाऊँगा। ये क्लियर रहे। तो इसलिए जंजाल से छुटकारा पाना होगा तो 95% प्लस नंबर कल आने चाहिए। क्लियर? चलिए, धन्यवाद। आज का प्रश्न, देखिए, इसका उत्तर हमें 11 बजे रात तक उपलब्ध होना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, और विथ मैप, जो मैप नहीं बनाएगा मैं उसका नहीं चेक करूंगा। क्लियर, याद रहे। और ना आप हमें भेजिएगा, कोशिश करिए मैप बनाने की। आपको यह बताना है कि रूस प्लस यूक्रेन के बीच इस समय कुछ क्या हो रही है, बात हो रही है। यानी आप ये कहें कि दोनों देशों के बीच युद्ध को समाप्त करने या उससे संबंधित चीजों पर कुछ चर्चा हो रही है। पहली बात तो ये, आपको पहला जो स्थल कौन सा है जहां पर दोनों के बीच टॉक हुई है, फर्स्ट, ये बताना है आपको। दूसरा है कि दूसरा स्थल कौन सा है जहां पर बात हो रही है। और एक चीज इसमें बताना क्या है, मैप में आपको उस देश की राजधानी के बारे में बताना है। दूसरी बात, वो राजधानी जो है वो किस नदी पर स्थित है, इसको आपको बताना है। इसके अतिरिक्त अगर वहां पर कुछ जो है मोनूमेंट्स हो या दार्शनिक स्थल हो, इसके बारे में आपको बताना है। और जो टॉक हो रही है, अगर वह किसी नदी वदी के किनारे हो रही है, उसके बारे में बताना है। क्लियर, याद रहे इस बात को। जो बोला हूं पूर्णतः चीजें हमें ऐसी ही चाहिए जैसा मैंने बोला है। कोई पढ़ाए आपको या ना पढ़ाए वो एक अलग मुद्दा होता है बच्चा। प्रयास ये करिए खुद से सीखने के लिए। ठीक, अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि रूस ने क्या बात की या जो है यूक्रेन ने क्या बात की, नाटो ने क्या कहा या और देश ने क्या कहा, भारत का क्या स्टैंड है, नथिंग। अभी आपको जो बात हो रही है, क्योंकि आप लोग अभी बिगनिंग कर रहे हैं, तो आप अभी इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। याद रखिएगा, फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जैसे पिछले वर्षों में आपने देखा होगा कि ये जो क्षेत्र रहा है, खासकर
आप ये देखेंगे कि जिसे आप गल्फ कंट्रीज कहते हैं या गल्फ कंट्रीज के आसपास, या फिर आप ये कहें कि मध्य एशिया वाला जो पूरा क्षेत्र रहा है उससे ऊपर वाला जो क्षेत्र रहा है, ठीक, कैस्पियन सागर का से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र रहा है, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण है और चर्चा में तो हमेशा यहां बना ही रहता है सब कुछ, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी, नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे बस इतना ही कहा है कि हमें आप ये बताओगे कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को समाप्त करने के लिए कहां पर या किस देश में दोनों पक्षों ने समझौते के लिए कोई टेबल पर गए हैं। अर्थात वो कौन सा देश है जहां दोनों के बीच में युद्ध के लिए कुछ संधि हो रही है या बातचीत हो रही है कि युद्ध समाप्त कर दिया जाए। कौन सा देश है? उस देश की राजधानी क्या है? जहां पर ये टॉक हो रही है उस प्लेस का नाम क्या है, यानी स्थान का नाम क्या है? वहां पर अगर कोई दार्शनिक स्थल है या मोनूमेंट्स है या कोई अभ्यारण्य है उसके बारे में आपको बताना है। वहां कोई नदी अगर बहती है उस नदी के बारे में आपको बात करना है। इसके अतिरिक्त अगर वहां पर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं तो उसके संदर्भ में भी आप जरूर देखें। मैप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। यही हमारा प्रश्न है। और फिर रिपीट कर दूं, 11 से 11:30, ये नहीं कि कल आंसर दीजिए, हम नहीं मानेंगे कल के आंसर को। जिसको देना होगा वो 11:30 तक दे। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यही आज आपका प्रश्न है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास तो करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा ना, होने दीजिए, लेकिन प्रयास जरूर होना चाहिए। अगर प्रयास ही नहीं करोगे तो क्या मतलब है? क्लियर? चलिए, धन्यवाद।